बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिल्ज़ई। आज 7 जनवरी है, दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं। DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुहेल आफरीदी का रद्दअमल आया था। आज वो पेशावर में वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में गए। वहाँ पे उन्होंने इस पर बड़ी तफसील से डिटेल बात की। खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन का मामला है, जो दहशतगर्दी का मामला है, और साथ ही साथ ईमान मज़ारी साहिबा का इसके ऊपर रद्दअमल आ चुका है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हवाले से भी जो है वो बात की गई थी। इसके अलावा आखिर में बात करेंगे इस वीडियो में सिंध में होने वाली करप्शन। सिंध में करप्शन कोई नई खबर नहीं है, लेकिन एक साफ़ी हैं इमदाद सोमरो, दी न्यूज़ के लिए लिखते हैं। उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नौकरियों की बंदरबांट है, उस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। सुहेल आफरीदी आज वैसे तो कल रात उन्होंने ट्वीट के अंदर बड़ा तफसील से DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना रद्दअमल दिया था, लेकिन आज पेशावर यूनिवर्सिटी की वुमेन जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो कॉन्वोकेशन की तकरीब में गए। वैसे वहाँ पे उन्होंने स्पीच तो की, लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छे और जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। कि वैसे सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है एक ग्रास रूट लेवल से आए हैं, अवामी वज़ीर आला हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उनका जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी पजीराई भी होती है और वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। एक तालबा आई जो माजूर थी, बैसाखियों के सहारे आई, तो सुहेल आफरीदी ने जब उनको उनकी डिग्री दी, तो उसके बाद उन्होंने उनके एहतराम में अपनी टोपी जो उन्होंने पहनी हुई थी, कॉन्वोकेशन कैप थी, वो उतारी और उनके लिए बहुत ही एहतराम के साथ वो पेश आए। वो क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक और तालबा आई और उन्होंने आके इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने वालिद को स्टेज पे बुलाना चाहती हैं। तो एक बार फिर सुहेल आफरीदी जो है वो उनके वालिद को ख़ुद रिसीव करने, यानी स्टेज के बाद जो सीढ़ियाँ थी वहाँ तक गए, उनको लेके आए। फिर वो जो गोल्ड मेडल उन्होंने उन तालबा को देना था, वो उन्होंने उनके वालिद को दिया कि ये आप पहनाएं, और ख़ुद पास खड़े हुए। वो मंजर भी बहुत ही खूबसूरत था और उसको भी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फिर एक और बात उन्होंने उसके अंदर ये की कि जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, उन्होंने सुहेल आफरीदी से पहले जो खिताब किया वो अंग्रेज़ी में था, इंग्लिश में उनकी गुफ्तगू थी। तो इस पे सुहेल आफरीदी ने जब अपनी तकरीर शुरू की, तो उन्होंने कहा कि VC साहिबा, आपने जो इंग्लिश में तकरीर की है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने कहा कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। मैंने हिदायत दी है तमाम यूनिवर्सिटियों में कि जो भी बात होगी, गुफ्तगू होगी, वो उर्दू में होगी। और उन्होंने कहा कि ये मैं एक दफ़ा पहले कह चुका हूँ, एक दफ़ा आज कह रहा हूँ, और तीसरी दफ़ा फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये 3 बहुत अहम वाक़यात थे जो आज सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बने रहे। उसके बाद उन्होंने बड़ी एक जज़्बाती किस्म की गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशंस और ये सारा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इसमें कबाइल ने या उनके ख़ानदान ने, उनकी कौम ने या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और वो कहते हैं कि हम ये कुर्बानी इस जज्बे से देते रहे कि हमसे ये कुर्बानी अगर मांगी जा रही है, तो ये शायद मुल्क में अमन के क़याम के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो हमने बड़ी खुशी से कुर्बानियाँ दी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा इतना नुकसान हुआ, हमारे लोग मर गए। उसके अंदर एक घर में 5 लोग थे, तो वो 5 शहीद हो गए, 10 मर्द थे तो 10 शहीद हो गए। और औरतें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारा अफरीदी कबाइल है और उसकी औरतें ऑपरेशन से पहले कभी भीख नहीं मांगती थी, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो भीख मांगने पे मजबूर हो चुकी हैं। और ये बात कहते हुए आपदीदा हुए वो। और वहाँ पे जो शुरका थे, वो इसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने रद्दअमल दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी आंखों में आंसू हैं, ये अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन कभी खौफ या डर की वजह से मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम दहशतगर्दी के हमें कहा गया कि हम दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। हम सहूलतकार नहीं, हम तो वो लोग थे। मुराद सईद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम तो वो लोग थे कि जिन्होंने बहुत पहले आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि ये जो पॉलिसी है, इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। हमने मार्चेस किए, पूरे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में किए, और दहशतगर्दों को वापस भेजने पर मजबूर भी किया बाज़ मकामात पर। और हम तो बहुत पहले से ये कहते हैं कि इस दहशतगर्दी से हम मुतासर होंगे, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब भी हम ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी पॉलिसी पाकिस्तान की जो रियासत है वो बना रही है, तो वो बंद कमरों में अपने फ़ैसले हम पर मुसल्लत करने के बजाय हमें इस फ़ैसला साजी में शामिल करे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को करे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को करे, और कबायली जो अमायदीन और मशरान हैं उनके साथ मिलकर ये फ़ैसला करें और पॉलिसी बनाएं। जो भी पॉलिसी बनानी है, ऑपरेशन करना है तो उसमें एतमाद में लेके करें। ये ना हो कि बंद कमरे में फैसला हो कि हमें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत हम नहीं मानेंगे, और उसको उसकी मुखालफत भी करेंगे, और खुलकर उन्होंने उसकी मुखालफत भी की। अच्छा, फिर ज़ाहिर है कल तफसील से उनका जवाब आ भी गया इस सारे मामले के ऊपर, और बड़ा एक PTI ने भी रद्दअमल दिया, सुहेल आफरीदी ने भी दिया, और अब उन्होंने आज कॉन्वोकेशन के अंदर
बड़ी तफसील से जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की और एक वाज़े तौर पर उन्होंने ये जवाब दिया, दलील के साथ जवाब दिया, एहतराम के साथ जवाब दिया। हालांकि बहुत सख्त ज़ुबान जो है वो उनके हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने बहुत यानी मुदल्लल अंदाज में और शाइस्ता अल्फाज में जो है वो उसका उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ कल ट्वीट के अंदर उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो DJSPR की गुफ्तगू थी उस पर भी उन्होंने जो है वो अपना रद्दअमल दिया था। और इसके साथ साथ आज ईमान मज़ारी साहिबा का भी इसके ऊपर जो है वो रद्दअमल आया है। और वो हुआ ये कि उन्होंने आज ईमान मज़ारी साहिबा ने उनका जो एक केस चल रहा है जज अफजल मजोका की अदालत में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और दोनों मियाँ बीवी को जो है वो लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि DJSPR ने कल जो हमारा नाम लेकर वैसे तो कल उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया था ट्वीट के अंदर, लेकिन आज उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी और ये कहा कि DJSPR की जो गुफ्तगू है ये अदालती ट्रायल के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, लिहाजा उनको बतौर गवाह यहाँ पर तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उसकी कितनी हकीकत है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस पर जो जज अफजल मजोका है उन्होंने ये कहा कि जी DJSPR की बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त पेंडिंग रहेगी, 342 के बयान के बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ईमान मज़ारी ने कहा कि जो भी फैसला करना है अभी करें। लेकिन ज़ाहिर है वो जजेस बेचारे इतने यानी उसमें बाइख्तियार नहीं है कि वो DJSPR को बुला सकते। लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी ईमान मज़ारी साहिबा फिर बाहर निकली और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि DJSPR ने कहा कि ये खुद कुछ बमबारों की वकालत करती रही है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गैर ज़िम्मेदाराना थी, ना सिर्फ मेरी हद तक बल्कि डॉक्टर उस्मान काजी जिसको ये दहशतगर्द कहते हैं, पाकिस्तान की किसी अदालत ने उनको दहशतगर्द नहीं करार दिया, तो ये कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले। बड़ी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की, अदालत में उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दी है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अदालतें बेचारी DJSPR को क्या तलब करेंगी। तो उनका और उन्होंने फिर अपनी जो गुफ्तगू के अंदर भी जो है वो बड़ा तफसील के साथ बताया कि और रद्दअमल भी दिया। कल ट्वीट के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया था। एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो PTI से निकाले निकाले तो नहीं गए थे, छोड़ दिया था उन्होंने, वो एक नेशनल डायलॉग कमेटी उन्होंने बनाई। उसके तहत उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर PTI के अलावा सारी जमातों के लोग मौजूद थे और उसमें तमाम लोगों ने गुफ्तगू की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके अंदर, उसके एलामिया भी आ चुका है, वो मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उस गुफ्तगू में बड़े अरसे बाद बैरिस्टर सैफ आए, PTI की उन्होंने नुमाइंदगी की, यानी PTI ने तो बाइकआउट कर रखा था, लेकिन बैरिस्टर सैफ ज़ाती हैसियत में और शरफ अफजल मरवत भी ज़ाती हैसियत में वहाँ पेश हुए, उसमें शिरकत की। शाहिद खकान अब्बासी वहाँ मौजूद थे, लियाकत बलोच मौजूद थे, वसीम अख्तर मौजूद थे और बाकी जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे और उन्होंने एक मुत्तफ़िका एलामिया भी जारी किया है। लेकिन जो अहम गुफ्तगू थी इसके अंदर बैरिस्टर सैफ की, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो गायब थे, आज उन्होंने वो अपीयर हुए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि ये मुल्क डिसफंक्शनल हो चुका है और फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। असल मौजू इमरान खान साहब की रिहाई के बाद के मामलात का है। मुखालफिन को खौफ है कि इमरान खान बाहर आकर न जाने क्या करेंगे, इस मामले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर मुखालफिन का खौफ ख़त्म कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान रिहा हो गए तो उनको लगता है कि वो रिहा होकर AK-47 चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, चूँकि बैरिस्टर साहब जो है वो इस सारी जो मुज़ाकराती अमल था इमरान खान के साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंगेजमेंट थी उसके अंदर उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने ये जो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो दूसरी साइड को ये लगता है कि इमरान खान जब रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद वो शायद आके किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहते हैं अगर ये खौफ ख़त्म कर दिया जाए तो मामला हल हो सकता है, यानी कोई गारंटी दी जाए कि इमरान खान जब रिहा होंगे तो वो मौजूदा रजीम या पिछले 3 सालों में जो जुल्म करने वाले हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे या उनको माफ़ कर देंगे या आगे बढ़ेंगे, दरगुजर करेंगे, तो फिर कोई जो है मामलात बेहतर होने का इम्कान है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है और ना ही इमरान खान की कोई गारंटी लेने को तैयार है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें तातुल का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि ये मामला अगर एड्रेस हो जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू थी। फिर इस तरह शायद हकान अब्बासी वगैरह ने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि मुल्क को रिहा होना है। अगर मुल्क रिहा हो जाएगा तो इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे। और फिर एक तफसीली जो एलामिया है आज की इस जो कॉन्फ्रेंस है उसका मुश्तरका एलामिया है और इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, आइन व कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की
मुकम्मल आज़ादी यकीनी बनाई जाए, सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स तैनात किए जाएँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने सियासी सरगर्मी और मीडिया पर कदगनों पर तशवीश का इज़हार किया। फिर साथ ही साथ ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करें और हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद नेशनल डायलॉग कमेटी जेल में कैद अपोजिशन की सीनियर क़यादत से मुशावरत से अपोजिशन कमेटी के नामों का ऐलान करे और एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और जेलों में कैद सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद साहिबा समेत तमाम ख़वातीन को फ़िलफ़ौर रिहा करके इलाज की सहूलियात दी जाएँ। हुकूमत और अपोजिशन अफ़वाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, ना मनफी प्रोपेगंडा करें। और इसके बाद उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और शहदा को ख़राज तहसीन पेश किया और ये एलामिया उनका जारी किया गया। कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर शीरी वज़ारी साहिबा ने जो कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये सारे चले हुए कारतूस हैं और इनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक कॉन्फ्रेंस हुई आज इस्लामाबाद में और उसके अंदर ये एलामिया जारी हुआ जिसमें मुतालबा किया गया कि सियासी कैदियों को रिहा करें। तो ज़ाहिर है कि ये मुतालबा जो है वो अहमियत का हामिल है, अगर कोई सुने, लेकिन सुन कोई भी नहीं रहा। जिन्होंने सुनना है वो इस वक्त तक जो है दो फ़रीक़ैन हैं, इमरान खान और फील्ड मार्शल, और दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। बाकी सब जो है वो मेहमान अदाकार के तौर पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को कोई भी ना मना सकता है सिवाय हालात के। अच्छा, मैंने जो आगाज़ में आपको कहा था कि सिंध में करप्शन वैसे तो कोई ख़बर नहीं है, लेकिन इमदाद सुमरू साहब दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी इसके हवाले से इंकशाफ़ात किए और उन्होंने कहा कि मेरे पास इस हवाले से पूरे डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ात हैं। उन्होंने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा जो कोटा है, वैसे उन्होंने ये कहा कि इसमें 40% कोटा जो है वो सियासतदानों का है, 40% उसमें यानी पैसे उसमें रखे जाते हैं और 20% मेरिट रखा जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि हकीकत में मेरिट जो है वो 5% है। और उन्होंने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोटा बिलावल हाउस का है, उसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का है, उसके बाद फ़रियाल तालपुर साहिबा का है, उसके बाद सूबाई वज़रा हैं। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि जजेस का भी कोटा है, साफ़ियों का भी कोटा है और सबको अपने अपने हिस्सों की नौकरियां मिलती हैं और जो वो आगे से बेच देते हैं या जो भी लोग। फिर अभी मैंने ट्वीट किया तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि 35 लाख 40 लाख रुपए एक नौकरी की कीमत है। और ये वो नौकरियां हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कोई असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ से बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वहाँ पे बहुत सी यानी 16 17 18 ग्रेड की जो नौकरियां हैं वो उसको ये सारे डील करते हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स का टेस्ट में 80% नंबर लेने वाले फेल और 35% नंबर लेने वाले पास करार दिए गए। इसके दस्तावेजी सबूत भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि जिसको अगर यकीन नहीं है तो उसको मैं सबूत भी पेश कर सकता हूँ। और ये जो नौकरियां हैं वो सिंध में बेची जा रही हैं और उसमें बाकायदा कोटा रखा गया है और हर कोई अपने कोटे के हिसाब से वो नौकरियां लेता है और वो आगे बेच देता है। और यही सूरत हाल सिंध के अंदर चल रही है। वैसे तो आमतौर पर यानी ये कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन क्योंकि लोगों को पता है कि सिंध में किस तरह से हुकूमत चल रही है, लेकिन ख़बर इसमें यह है कि उन्होंने दस्तावेजी सबूत जो है वो दावा किया है कि उनके पास मौजूद है और उस हवाले से वो बहुत जल्द न्यूज़ में एक स्टोरी भी फाइल करेंगे। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी। अब कल इमरान खान से उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उनकी मुलाकातों का दिन है, उसकी लिस्ट आ चुकी है। और परसों जो है वो सुहेल आफरीदी कराची रवाना हो जाएंगे। कल तरीके तहफ़्फ़ुज़ ज़ैन पाकिस्तान वाले जो है वो बज़रिया GT रोड लाहौर रवाना होंगे और वो अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे कराची में। जो सुहेल आफरीदी हैं वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर 4 दिन एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट मालूमात थी। मज़ीद तफ़सीलात आएंगी तो आपको शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।